नमस्कार, मैं आस्था कुकरेजा एक बार फिर आप सभी का आपके अपने मंच पढ़ लो इंडिया में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एक नया दिन है, नई सुबह है। उम्मीद करती हूँ कि हम सब लोग आगे बढ़ेंगे, तो एक उम्मीद के साथ कि हम अपनी परीक्षा में जब जाएंगे तो हम बहुत अच्छे हम बहुत अच्छा रिजल्ट अपना लेकर आएंगे। इसी के साथ आगे बढ़ती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने घर पर बहुत ज्यादा खुश होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी पुस्तक नंबर 2 का तीसरा अध्याय, जिसका शीर्षक है बिस्कोहर की माटी। ये डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने लिखा है, जो एक उनकी आत्मकथा का एक छोटा सा अंश है। वो लिखा गया आत्मकथा, यानी कि जो उन्होंने अपनी खुद की कथा लिखी है, उस कथा का एक छोटा सा भाग इसके अंदर वो आया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, जो बिस्कोहर है, बिस्कोहर एक जहां पर वो रहते थे उनकी गांव का नाम है बिस्कोहर। और ये जो माटी है, ये मिट्टी की बात हो रही है, यानी कि उनके गांव की जो मिट्टी है ना, वो उसकी बात हो रही है इस अध्याय में। तो चलिए समय ना गवाते हुए हम अपना जो अध्याय है वो शुरू करते हैं। ये जो पाठ है, ये लेखक की आत्मकथा का एक छोटा सा भाग है, जिसमें लेखक बताता है कि पूरब टोल के तालाब में कमल फलते फूलते हैं। जिसमें कि लेखक ये बता रहा है कि जो पूरब दिशा है ना, वहां पे जो तालाब है, उस तालाब में जो कीचड़ है ना, वहां पे जो कमल है वो उनके गांव में अक्सर खिला करते हैं। और इसी के कमल पत्र पार हिंदुओं के भोज में भोजन, और इसी के कमल पत्र में जो कमल के जो पत्ते होते हैं, कि पहले क्या होता था कि गांवों में लोग पत्तों में भोजन परोसा करते थे। आजकल तो हमारे पास प्लेट्स आ गई हैं, बहुत सारी चाइनीज डिशेज आ गई हैं जो हम घर में इस्तेमाल कर रहे हैं। और मिट्टी के बर्तन हम पहले उनका इस्तेमाल करते थे। हमारे यहाँ पर बहुत सारी चीजें थी जिनका हम इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन गांवों जगह पे या तो कुछ पत्ते होते थे, कमल के पत्ते का इस्तेमाल कर लिया, या फिर केले के पत्तों का इस्तेमाल कर लिया, उसमें भोजन परोसा जाता था। तो जो कमल जो खिलता था, उसी के कमल के पत्ते में हिंदुओं में जो भोजन है वो परोसा जाता था। और कमल पत्र को पुर इन और कमल की नाल को भसीण कहते हैं। ये बहुत जरूरी है। जो कमल का पत्ता है ना, उसको उनके गांव में पुर इन कहा जाता था, और कमल की जो नाल होती थी उसको भसीण कहते थे। ये जरूरी प्रश्न है आप लोगों का, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। कमल ककड़ी को सामान्यतः खाया नहीं जाता, पर कमल गट्टा अवश्य खाया जाता है। कमल ककड़ी नाम की ना एक मतलब ऐसे एक सब्जी आती है, जिसको हम जिसका अचार भी डलता है, जिसकी सब्जी भी बनाई जाती है। कमल ककड़ी ज्यादातर अचार में वो डलती है, तो उसको ज्यादातर लोग बोलते हैं कि वो खाया नहीं जाती, पर जो कमल गट्टा है ना, उसको खाया जाता है। यहाँ पर ना कुछ खाने की चीजों के नाम बताए जा रहे हैं जो अक्सर उनके गांव में खाई जाती थी। तो कमल से ज्यादा बहार वहां पर कोया की थी। जो कोया है ना, वो भी इसी तरीके से एक जल में या पानी में बनने वाला एक फूल माना जाता था। और ये जो पानी में उगने वाला जो फूल था, इस जल पुष्प को कुमुद भी कहा जाता था। इसके अंदर वो अपने गांव के बारे में बता रहे हैं। इसे कोका बेली भी कहते हैं। इसे यानी कि क्या क्या बोलते हैं इसको, कोया, कुमुद, कोका बेली, इसको ये सब बोला जाता है। उसके बाद रेलवे लाइन के दोनों ओर के गड्ढों में, जैसे जहां पर रेलवे लाइन बनी हुई होती है, उसके दोनों ओर ना कुछ गड्ढे बने हुए होते हैं। तो उनके गड्ढों में जहां पर जो पानी है वो भरा हुआ होता है, वहां जैसे गड्ढों में, क्योंकि ये कीचड़ में उगते हैं, गड्ढों में उगते हैं, तो जहां पर जो गड्ढे हैं वो उगते हैं, वहां पर इनको देखा जा सकता है। यानी कि ये जो कोया है, जहां पर कीचड़ के गड्ढे होते हैं ना, वहां पर इनको उगाया जाता है, ऐसा माना जाता है। और इसी गंध को जो पसंद करता है वही इसके महत्व को जानता है, कि यानी कि इसकी जो गंध है ना, क्योंकि कीचड़ एक ना, सोच लेना कि हम ना एक ऐसी चीज खा रहे हैं जो कीचड़ में से पनपी हुई है। तो कीचड़ में निकली हुई चीज को, उसकी गंध को जो क्या बोलते हैं सहन कर सकता है ना, वही इसको खाएगा और वही इसके महत्व को जान पाएगा। तो इन्हीं दिनों की बात है, इन्हीं दिनों जहां पे वो कोया उगता है, तालाब में सिंगाड़े नाम का जो फल है वो भी बहुत उगता है। और सिंगाड़ा हमारे यहाँ पर बहुत खाया जाता है, व्रतों में भी, व्रत में तो इसका आटा भी खाया जाता है। तो एक उस प्रकार का जो फूल है वो जो फल है वो आता था। और जो सिंगाड़ा है, उसके फूल होते हैं जिनमें उजली एक तीखी सी, और उसमें गंध होती है, एक तीखी सी उसके अंदर स्मेल होती है। अब विश्वनाथ जो लेखक हैं, उनको सिंघाड़े के फूलों के घर के दरवाजे पर हर सिंगार की जो राशि है वो रखी जाती है। यहाँ पर ये हो रहा है कि जो विश्वनाथ है, जो लेखक हैं, जो सिंघाड़े के जो फूल जिनका वो इस्तेमाल करते थे, उनको घर के दरवाजे पर उनको वहां पर रखा जाता था। और गांव की बोली में सिंघाड़े को कुरई जात रही
कहा जाता था गांव की बोली में। ये एक फल है। गांव में ज्ञात यानी कि जिसके बारे में हम लोग जानते हैं वो, और अज्ञात जिसके बारे में नहीं पता होता वो वनस्पतियां जल के विविध रूपों और मिट्टी के अनेक वर्णों आकारों का एक जो सजीव वातावरण जो था वो वहां पर था। बहुत सारी चीजें ऐसी थी, बहुत सारे पेड़, बहुत सारे पौधे ऐसे थे जिनके बारे में जानकारी थी, बहुत सारे ऐसे थे जिनके बारे में जानकारी नहीं थी। तो इनके जो है अनेक जो वनस्पतियां हैं वो वहां पर देखने को मिल जाती है और उनसे जो है वहां का वातावरण बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। तब आकाश भी अपने गांव का एक ही टोला लगता था। ऐसा लगता था कि आकाश जो है सिर्फ इसी गांव का है और बहुत ही इस तरीके से फैला विस्तारित रूप होता था आकाश का, देखने में बहुत सुंदर लगता था। चंदा मामा आते थे रात के समय उस आकाश में। एक बुढ़िया थी जो बच्चों की दादी की सहेली थी, यानी कि बुढ़िया है और माँ के आंचल में छिपकर जो है बच्चा केवल दूध ही नहीं पीता बल्कि सुबकता भी है। अब यहाँ पर थोड़ी बहुत प्राकृतिक वनस्पति की बात हो रही है, तो अब थोड़ी बहुत जो है गांव में जो रिश्ते हैं, दादी की सहेली बुढ़िया, उसके बाद माँ, उनके रिश्तों की जो बात है अब वो शुरू हो गई है कि माँ के आंचल में जब बात आती है माँ की, तो माँ के आंचल में बच्चा जो है सिर्फ सुबकता ही नहीं है, वो रोता भी है, माँ को मारता भी और माँ से चिपटता भी है। और बच्चा जो है माँ के पेट का जो स्पर्श है वो भी भोगता है, माँ की जो गंध है ना बच्चे को वो भी पता हो जाती है। तो यहाँ पर अब रिश्तों की बात, अभी पहले प्राकृतिक वनस्पति की, अब रिश्तों की बात शुरू हो गई है कि जब बच्चे दांत निकालते हैं तो हर चीज को काटते हैं, क्योंकि जब बच्चा दांत निकालता है ना तो उसको ना दांत में ना खारिश होती है, उसको दर्द होता है, तो उसके हाथ में जो, उसके मुंह में जो चीज आती है ना वो अपने मुंह में वही चीज लेता है और उसको काटना शुरू कर देता है। तो लेखक ने भी बचपन में माँ को काट लिया था। अब यहाँ पर बात आ रही है लेखक की, क्योंकि असली कहानी जो शुरू हो रही है वो लेखक की शुरू हो रही है। तो जो लेखक थे उन्होंने भी बचपन में माँ को काट लिया था और तब माँ ने उसे जोर से थप्पड़ लगाया था, क्योंकि माँ ने, जब लेखक ने माँ को काटा था तब उनको उस समय दर्द रहा होगा, तो उस समय उन्होंने उसको बहुत ही जोर से थप्पड़ लगाया था। और माँ बच्चे की माँ ही नहीं बल्कि उसकी जो मित्र होती है, दोस्त होती है, उसको वो दोस्त भी लगती है। तो ऐसे में माँ के अंक मतलब होती है माँ की जो गोद है, लिपट कर माँ का दूध पीना मानव जीवन की सार्थकता है। जब एक इंसान ना जन्म लेता है, पैदा होता है, तो उस समय पैदा होने के साथ जो है जब तक वो बच्चा बहुत अच्छे से बड़ा नहीं हो जाता वो तब तक माँ की गोद से चिपटा रहता है, लिपटा रहता है, और उसको जो माँ की गोद है ना वो बहुत ही ज्यादा सुख देती है। और यही मानव जीवन की सार्थकता भी है। माँ का जो प्रेम है वो अनन्य प्रेम माना जाता है। फिर चाहे अगर हम बात करें पशुओं की, तो पशुओं की भी जो माताएं हैं वो अपने बच्चों को ये वाला सुख देती है। पशु भी अपनी माँ से ही लिपटते हैं जब वो नया जब कोई पशु जो है वो पैदा होता है। उसके बाद लेखक ने यह बात बहुत बाद में देखी और बहुत बाद में समझी। एक जगह है दिलशाद गार्डन, वहां पे एक जगह का नाम है दिलशाद गार्डन की डियर पार्क। उसमें जो बत्तखें हैं ना, जब अंडा देने को तैयार होती हैं या जब उनके अंडे सेने का टाइम आ जाता है तब वो क्या होता है, पानी को छोड़ देती हैं और उस समय वो जमीन पर आ जाती हैं, क्योंकि पानी में जो अंडे हैं वो उनके सुरक्षित नहीं है, जबकि जमीन पर जो वो बत्तखें हैं उनके अंडे सुरक्षित हैं, तो वो जमीन पर आ जाती हैं। इसके लिए एक सुरक्षित जो है उन्होंने कांटेदार बाड़ा लगाया था और एक बत्तख जो है कई अंडों को से रही थी। उन्होंने जो है एक कांटेदार इस तरीके से बाड़ा एक ऐसे जो है लगा दिया था जिसके अंदर जो है बत्तख थी, और जो वो बत्तख थी वो अपने अंडों को उसके अंदर जो है से रही थी, यानी कि अब वहां पे जो है उसके अंडे जो है अब वो जो है वहां पर उसके शुरू हो गए थे अंडे निकलने। तो उसके बाद है वह पंख फैलाए उन्हें दुनिया से छुपाए रखती है। तो जैसे ही जब अंडों को वो जन्म देती है तो उस समय वो उसको दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहती और उसको जो है वो अपने पंखों से लिपटाकर छिपा लेती है। ठीक है, जो बत्तख होती है ना उसकी जो चोंच होती है ना वो बहुत ही ज्यादा सख्त होती है और बत्तख अंडों को बहुत सतर्कता और कोमलता से अपने जो डैनों के अंदर जो है छुपा लेती है, अपने जो पंख है ना उनके अंदर ना बहुत अच्छे से उनको छुपा लेती है। कभी कभी वो अंडों की बड़ी सार्थकता से उलटती पलटती भी है। कई बार क्या होता है कि जो बत्तख जो अपने अंडे देती है ना वो उसको बड़े तरीके से उलटती है, बहुत तरीके से पलटती है, ताकि उनको जो है बहुत अच्छे से उनकी जो है देखभाल है वो कर पाए। लेखक की माँ और बत्तख की माँ का ममता जो है प्रकृति की देन है। अब चाहे हम बात करें लेखक की माँ की,
चाहे हम बात करें किसी बत्तख की माँ की, दोनों ही माँ की जो ममता है वो प्रकृति की देन है। दोनों ही माँओं को प्रकृति ने जो है इस प्रकार का एक दिल दिया है कि वो अपने बच्चों को ध्यान रखती हैं, उनके देखभाल करती हैं। तो लेखक के साथ तब अत्याचार हो गया जब उसका छोटा भाई आ गया। ये बहुत ही बड़ा फैक्ट है। जब घर में एक बच्चा हो और उस एक बच्चे के होते हुए दूसरा बच्चा आ जाए, तो दूसरा जो पहला वाला बच्चा होता है ना, उसको दूसरे बच्चे को लेकर ये लगता है कि अब जो मेरे मम्मी पापा का जो प्यार है अब वो बट गया है, अब वो प्यार सिर्फ मुझे नहीं और वो उसे भी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो एक छोटी मोटी जो पॉजिटिव सी सकारात्मक सी जो ईर्ष्या की भावना होती है ना, वो उस बच्चे के अंदर आ जाती है। और लेखक के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। अभी तक वो अपने माँ के साथ अकेले रहते थे, लेकिन अब एकदम से क्या हुआ कि अब उनका जब छोटा भाई आ गया तो जो उनका प्यार है वो बंट गया था, जिसकी वजह से अब उनको ये लगता था कि माँ पर जो है छोटे भाई का कब्जा है वो हो गया। तब माँ के दूध पर जो है छोटे भाई का कब्जा हो गया बिल्कुल, और बालक विश्वनाथ ने अपना कब्जा छोड़ने से मना कर दिया, क्योंकि लेखक उस समय बच्चे थे तो वो अब ये नहीं चाहते थे कि वो भी माँ से दूर रहे, तो उन्होंने इस चीज को छोड़ने से मना कर दिया कि मैं मम्मी से दूर नहीं जाऊंगा। अब माँ क्या करती थी, चालाकी से स्तनों पर उपटन का लेप लगाती थी और बालक विश्वनाथ को दूध पिलाने लगी। अब उन्होंने चालाकी करने लगी, क्योंकि अब जैसे ही वो माँ के पास जाएंगे और दूध पीने की बात करेंगे तो ऐसे में जो वो गोबर का जो लेप है अगर वो देखेंगे और वो उनके मुंह में जाएगा तो वो उनको कड़वा लगेगा। और माँ ने ऐसी चालाकी करी कि वो उसको कड़वा लगे और लेखक जो है वो अपने आप ही पीछे हो जाए, और यही चीज हुई, क्योंकि माँ है उसको पता है हर चीज का इलाज। तो इसके कसैला मतलब कड़वा होता है, कड़वे स्वाद से बालक चीख पड़ा कि तुम्हारा दूध खराब है, हम इसे नहीं पीते। वही बात बनी और माँ यही चीज चाहती थी और घर वाले तो यही चाहते थे। छोटा भाई खुश होकर माँ का दूध पीता और लेखक जो है गाय का बेस्वाद दूध पीता। थोड़ा सा इसमें ईर्ष्या की भावना है लेकिन अच्छी है। फिर बालक विश्वनाथ का पालन पोषण पड़ोस की कसेरिन दाई ने किया। अब जो लेखक का पालन पोषण है वो जो पड़ोस में एक दाई रहती थी उसने करना शुरू किया, और उसके साथ लेटे लेटे वो चांद को जो है देखते रहते और फूलों की बात, कमल, कोया, हर सिंगार जो है इनकी बात जो है उनके साथ में वो करते रहते। ऐसे कितने ही फूल थे जिनके फूलों की चर्चा फूलों के रूप में नहीं होती थी, और वे असली फूल तोरई, लौकी, भिंडी, भटकटैया, इमली, अमरूद, कदम्ब, बैंगन, कासीफल, आम के बौर, शरीफा, कटहल, बेर, अरहर, उड़द, चना, मसूर, मटर के फूल, सेम के फूल, कदम्ब के फूलों से पेड़ जो है लदबदा जाता है। एक समय ऐसा आता है जहां पर लेखक रहते हैं, वहां पर उनके गांव में जो है इन सब की सब चीजों से जो वनस्पतियां हैं वो लदबदा जाती हैं। जगह जगह ये सब अमरूद, इमली, भटकटैया, कटहल, बेर, ये सब की सब फल और सब्जियां जो है यही की यही जो है लदी हुई होती हैं पेड़ों पर और पौधों पर। तो इसके बारे में जो है वो लोग चर्चा जो है वो थोड़ी बहुत कर रहे थे। खेत में सरसों के फूलों की तेल युक्त गंध तैरती रहती है। जो सरसों होती है ना उसका तेल बनाया जाता है, उसके जो पीले रंग के फूल आते हैं और उसके बाद जो है उसके काले काले रंग के जो है बीज बनते हैं, और उन जो सरसों के बीज होते हैं उनका तेल बनाया जाता है। तो सरसों के फूलों में तेल युक्त जो गंध है ना वो वहां पे, क्योंकि उसकी जो गंध है वो वहां पे फैल जाती है और वो तैरती रहती है। तो विश्वनाथ के गांव में एक बहुत ही बड़ा फल होता है भरभंडा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके गांव में फल है, उसे ही सत्यानाशी कहा जाता है। एक ये होता है ना कि जब हम बात करते हैं अच्छी फसल की, तो अच्छी फसल में जो खरपतवार उगाती है और जो वो खरपतवार है वो फसल को खराब करती है। तो इनके गांव में एक ऐसा ही फल है जिसका नाम है भरभंडा, और उसे सत्यानाशी, क्योंकि वो एक तरीके की खरपतवार होती है जो फसल को खराब कर देती है। इसका नाम चाहे जैसा हो पर इसकी सुंदरता में कोई जवाब नहीं। अब वो ये कहता है कि इसका नाम चाहे जैसा हो लेकिन ये दिखने में सुंदर बहुत है। अब फूल पीली तितली जैसा है, इसका आंखें दुखने पर माँ उसका दूध आंखों में जो है वो लगाती है। जो ये भरभंडा है ना, ये आंखों में अगर दुखती है तो इसका दूध अगर आंखों में लगा दिया जाए ना तो उससे बहुत आराम मिलता है। तो ये वो है। उसके बाद धान जो है वो चावल होता है, धान मतलब चावल की जो वो सिट्टे होते हैं, बालियां होती है, वो गेहूं, जौ के भी फूल होते हैं। जीरे की शक्ल में भट्टे का फूल होता है, एक भट्टा होता है जीरे की शक्ल का, उसका भी वहां पर फूल होता है। घास पत्तों से भरी मेड़ों पर, मैदानों में, तालाबों के भीटों पर तरह तरह के जो सांप हैं वो मिलते हैं, और डोडहा और मजगिदवा विष रहित सांप थे। अब जहां पर इतनी अच्छी अच्छी फसलें होंगी वहां पर
अब जो विषैले जीव ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। जिस खेत में किसान काम करते हैं उस खेत में सांप भी हैं और बहुत सारे विषैले जीव भी हैं, तो यहाँ पर उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पर उनके खेत में ये कुछ विषैले जीव मिलते थे जिसका नाम है डोडाहा और मजगिदवा। ये कुछ विष रहित सांपों में इनकी गिनती होती थी। जो डोडाहा नाम का सांप था उसको मारा नहीं जाता था, और जो धामिन था वो भी एक ऐसा सांप था जो विष रहित था, उसके अंदर विष नहीं था। सबसे जो खतरनाक है वो गेहुअन नाम का जीव होता है, वो भी बहुत सबसे खतरनाक सांप माना जाता है। जिस गांव में फेटारा, जिसे गांव में उस जो वो गेहुअन नाम का सांप है जो खेतों में आता है, उसे गांव में फेटारा बोला जाता है, और ये बड़ा ही खतरनाक होता है। इसके काट लेने पर आदमी घोड़े की तरह हिन हिनाकर मरता है, इतना ज्यादा ये खतरनाक होता है। काट लेने पर ये होगा, इसको बड़ा करेंगे इसको, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा हिन हिनाकर मरता है। इसके बाद भटीहा आता है, इसके 2 मुंह होते हैं। इसके बाद एक और सांप की बात हो रही है, भटीहा नामक सांप की, जिसके 2 मुंह होते हैं। और उसके बाद आम, पीपल, केवड़े की झाड़ी में रहने वाले सांप जो है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। सांप से डर भी लगता था और उनकी जो है प्रतीक्षा वो भी की जाती थी। और साथ साथ बिच्छू के काटना, बिच्छू भी वहां पर एक प्रकार का जीव था जो खेतों में पाया जाता था। उसके काटने पर दर्द होता था पर उसे कोई भी मारता नहीं था। उसके बाद है गुड़हल का फूल, जो है वो देवी का फूल माना जाता था। जो गुड़हल का फूल था ना वो लाल रंग के इतने बड़े बड़े फूल होते हैं, वो मंदिरों में चढ़ाए जाते हैं अक्सर, तो वो देवी का फूल माना जाता था। नीम के फूल होते थे, पत्ते चेचक में रोगी के पास जो है रख दिए जाते थे। जो नीम के पत्ते होते हैं ना वो अपने आप में बहुत प्राकृतिक औषधि मानी जाती है, कि अगर कोई इंसान बीमार है और अगर उसे नीम के पत्तों से बना कोई काढ़ा दे दिया जाए या नीम के पत्ते जो है उसके ऊपर लगा दिए जाए तो उसको जो है बहुत जल्दी आराम मिलता है। और खास करके चेचक के रोग में जब पूरे के पूरे शरीर पर दाने 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 हो जाते हैं, तो ऐसे रोग में जो ये नीम का पत्ता है बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। उसके बाद वहां पर फूल जो है वो बेर के भी होते थे और उनकी गंध जो है वो मादक होती है। गर्मी के दिनों में सबको सोता देखकर लेखक चुपके से घर से निकल जाते थे। और लू से बचने के लिए क्या होता था, गर्मी है तो लू भी चलेगी, लू यानी कि गर्म हवा जिसको बोलते हैं वो। तो लू से बचने के लिए जो माँ होती थी वो धोती या कमीज में गांठ लगाती थी और प्यास बांध देती थी। ये ना कुछ नुस्खे होते हैं जिसका ये माना जाता है कि इससे जो है ना लू नहीं लगती है। हमारे यहाँ पर ये चीजें मानी जाती है कि जो कच्चा आम होता है उसको खाने से लू नहीं लगती है, गर्मी में जो है प्याज खा लो तो उससे लू नहीं लगती है। कुछ नुस्खे होते हैं जो कि प्रकृति के दिए हुए होते हैं, इनसे सच में आराम आता है। तो माँ भी यही करती थी कि प्याज की जो गांठ है वो लगाकर बांध देती थी। और लू लगने की दवा थी आम का पन्ना, बहुत आराम मिलता है आम से लू के समय। तो कच्चे आम की हरी गंध, पकने से पहले जामुन खाना, तोड़ना गर्मी की बहार थी। मतलब गर्मी के मौसम में इतने अच्छे अच्छे फल आते हैं आम जामुन की, इनसे गर्मी में मजा आ जाता है। कटहल गर्मी का एक फल है, इसकी सब्जी भी बनाई जाती है। और तरकारी यानी कि सब्जी बोला जाता है, इसको सब्जी भी बनाई जाती है। अब वर्षा जो है एकाएक नहीं आती थी, मतलब वर्षा जो है कभी भी अचानक यूं नहीं कि सोचा और वर्षा आ गई। पहले बादल घिरते थे, वहां पर गड़गड़ाहट होती थी। पहली वर्षा में नहाने के बाद दाद जो होते थे फेस पे, जो कोई अगर पूरे शरीर पर कोई दाना हो गया है, जिसको बोलते हैं गर्मी के समय पे पित्त निकल आना, यानी कि छोटे छोटे दाने हो जाना, जो कि गर्मी में अक्सर लोगों को हो जाते हैं, फोड़ा फुंसी हो जाना। तो ऐसा माना जाता है कि जो पहली बारिश होती है ना, अगर उसमें नहा लो ना तो ये जो फोड़े फुंसी दाद खाज होता है ये सब ठीक हो जाता है। और उसके बाद जो है ये चीजें इतनी गर्मी में नहीं होती, क्योंकि ये जो खाज दाद होती है सब गर्मी की वजह से होती है और बारिश में ये सब खत्म हो जाता है। तो उसके बाद फिर उसके बाद फोड़े फुंसी ठीक हो जाते थे। और फिर गंदगी कीचड़, जलाने की लकड़ी पहले जमा करनी पड़ती थी चारों ओर, क्योंकि अब बारिश का मौसम, गर्मी के बाद अगर बारिश का मौसम आ गया तो जो लकड़ी होती थी, सूखी लकड़ियां जो जलाई जाती थी वो पहले ही इकट्ठी कर ली जाती थी, क्योंकि जो चारों ओर पानी ही पानी भरा हुआ होता था और जाड़े की धूप और चैत की चांदनी में ज्यादा अंतर नहीं होता था। जाड़ा एक मौसम है, या जाड़ा यानी कि सर्दी की में जो धूप होती है वो, और चैत के मौसम में जो चांदनी निकलती थी वो ये बोल रहा है, चैत यानी कि एक महीने का नाम है हिंदी कैलेंडर के हिसाब से, तो उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता था। लेखक ने बिस्कोहर, एक जगह है जहां पर लेखक का गांव था, उसकी औरत पहली बार बढ़नी में एक रिश्तेदार के यहाँ पर उसने देखा था। यानी कि ये कह दो कि लेखक ने पहली बारी बिस्कोहर की एक औरत को देखा बढ़नी में एक रिश्तेदार के यहाँ पर, और विश्वनाथ की उम्र जो है उस औरत से काफी कम थी।
अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट जो है वो शुरू होता है कि उसने बिस्कोहर की एक औरत को देखा, ठीक है। कम से कम जो लेखक है वो उस औरत से 10 साल कम था। ये औरत विश्वनाथ को औरत के रूप में ही नहीं बल्कि जूही की लता बन गई, चांदनी के रूप में लगी, आकर्षण हुआ। अब ये आकर्षण जो है किस प्रकार उनके जीवन में आगे बढ़ता है, अब ये देखेंगे कि विश्वनाथ आजीवन जो है उससे शर्माते रहे। उसकी शादी जो है वो बिस्कोहर में हुई और लेखक मान ही नहीं सकते कि बिस्कोहर से अच्छा कोई गांव हो सकता है, क्योंकि अब उनको बिस्कोहर में एक ऐसी औरत मिल गई थी जिसके प्रति उनको आकर्षण हुआ था। तो वो अब ये चीज मानने को तैयार ही नहीं थे कि बिस्कोहर से अच्छा भी कोई गांव हो सकता है और बिस्कोहर से ज्यादा सुंदर कहीं की औरत हो सकती है। विश्वनाथ को अपनी माँ के पेट का रंग जो है हल्दी मिलाकर बनाई गई पूड़ी का सा लगता। तो जो उनकी माँ का पेट जो है वो हल्दी की जैसे पूड़ी बना रखी हो, तो सफेद उनके पेट जो है वो पीले रंग का कुछ इस तरीके का था। तो ऐसा लगता था नारी शरीर से उन्हें बिस्कोहर की ही फसल की गंध आने लगी कि जो नारी है वो सुंदर है तो वो बिस्कोहर की ही होगी, उन्होंने ये चीज मान ली। फिर उसके बाद तालाब की चिकनी मिट्टी की गंध आती थी, गेहूं, भुट्टा, खीर की गंध या पुआल जो है गंध, उसकी वो वाली जो गंध है, खाने पीने की चीजों की जो गंध है उनको वहां से वो आने लगी। आम के बाग में आम्र मंजरी, आम के जो पेड़ होते थे, जो आम की मंजरी होती थी जिसको खाया जाता है अक्सर, वो, और बोर की पलट मारती हुई गंध तो साक्षात रति की गंध होती है। मतलब उनको बिस्कोहर से अभी मतलब ये लगा लो कि बिस्कोहर की उनको अब छोटी से छोटी चीज अच्छी लगने लगी। उसके बाद फूल हुए नीम की गंध को नारी शरीर श्रृंगार से कभी नहीं जोड़ सकते, वो गंध मादक, गंभीर और असीमित की ओर ले जाने वाली होती है। उसके बाद अब यहाँ पर बात आ रही है, बड़े गुलाम अमीर खां साहब ने एक ठुमरी गाई है कि अब तो आओ साजन। वहां पे मतलब गांव में कुछ गाए जाने वाले कुछ लोकगीत होते हैं, उनके गांव के लोकगीत को ठुमरी बोला जाता था और उसका नाम था, एक ठुमरी थी, अब तो आओ साजन। फिर उसके बाद ये ठुमरी गा रहे थे, सुने अकेले में ये याद करे इस ठुमरी को तो रुलाई आ जाती। तो वो बोलते कि जब वो इस ठुमरी को अकेले में सुनते हैं तो सुनकर जो है रोना आ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जो हम गाने सुनते हैं अगर वो हमारे से जुड़े हुए होते हैं तो उनको सुनते ही हमें रोना आ जाता है। और वही औरत इसमें जो है व्याकुल नजर, जो वो औरत है वो इसमें व्याकुल हो जाती है, थोड़ी सी गंभीर हो जाती है और वो सफेद रंग की साड़ी पहने रहती है। घने काले केश जो है, जो उसके काले रंग के जो बाल है उसने वो सवार रखे हैं और आंखों में थोड़ी सी व्यथा यानी कि पीड़ा है और वो सिर्फ इंतजार करती है। उसके बाद नृत्य की बात आए, संगीत की बात आए, मूर्ति की बात है, कविता स्थापत्य की बात आए, चित्र और हर कला रूप में जो है हर तरीके से वो वहां पर मौजूद है और लेखक विश्वनाथ के लिए हर दुख सुख से जोड़ने की जो सेतु है वो बन चुकी है। इस समृद्धि के साथ मृत्यु का बोध अजीब तौर पर जो है वो जुड़ा हुआ है। ये हमारा एक छोटा सा अध्याय था बिस्कोहर की माटी, जिसमें हमने बिस्कोहर की प्राकृतिक संपदा के बारे में भी पढ़ा, हमने बिस्कोहर के ऐसे जीवों के बारे में भी पढ़ा जो प्राकृतिक संपदा को नुकसान पहुंचाते हैं, हमने वहां के छोटे मोटे रिश्तों के बारे में भी पढ़ा, लोकगीत भी सुने। यहाँ पर हमारा जो अध्याय है थोड़ा सा खत्म होता है। अब हम क्या करेंगे, इस अध्याय से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से जरूरी हैं, पहले हम उन प्रश्नों पर बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, कोया किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं बताइए। हमने इसके बारे में पढ़ा कि जो कोया है वो जल में उत्पन्न होने वाला फूल है, पुष्प यानी कि फूल है, इसे कुमुद भी कहते हैं, कोका बेली भी कहते हैं। इसके बारे में हमने ये जाना। इसकी विशेषताएं हैं कि कोया जो है पानी के गड्ढों, पानी से भरे गड्ढों में भी सरलता से पनप जाती है, यानी कि गड्ढों में पनपती है कीचड़ की जगह पे, और ये भारत में अधिकतर स्थानों पर जो है ये पाई जाती है। इसकी खुशबू मन को प्रिय लगने वाली होती है, इसकी खुशबू अच्छी लगती है और शरद ऋतु की चांदनी में तालाबों में चांदनी की जो छाया बनती है वे कोया की पत्तियों के समान लगती है, दोनों बिल्कुल एक समान लगती है। ये यहाँ पर कोया के पेड़ की विशेषता है। अगला प्रश्न, बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना ही नहीं, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित होता है। टिप्पणी करो। इसका अर्थ है कि जो बच्चा अगर माँ का दूध पीता है तो वो सिर्फ दूध ही नहीं पीता बल्कि वो माँ से एक जुड़ाव भी महसूस करता है, उसको जो है माँ का जो स्पर्श है वो भी अच्छा लगता है और उसको जो है अपना जीवन माँ से ही सार्थक लगता है। इसके ऊपर टिप्पणी करनी है कि बच्चे को अपनी माँ से उसका संबंध बहुत गहरा होता है। ये संबंध माँ की कोख में आने के साथ ही जुड़ जाता है। जब वो जन्म लेता है तो माँ के दूध पर ही 6 महीने तक वो निर्भर रहता है और इस दूध को वो अगले 3 सालों तक और भी ग्रहण करते, कुछ बच्चे जो है वो करते हैं। तो माँ अपने बच्चों को दूध पिलाते समय अपने आंचल की छांव में रखती है और जो है उनके मध्य जो एक संबंध है वो एक उजागर होता है और बच्चे के लिए माँ के पास रहना उससे बड़ी जन्नत की जिंदगी कोई भी नहीं होती है।
अगला प्रश्न है कि बिस्नाथ पर क्या अत्याचार हो गया। बिस्नाथ यानी कि विश्वनाथ को यहाँ पर बिस्नाथ बोला गया, उनपे क्या अत्याचार हुआ था कि बिस्नाथ जो है छोटे थे और वो अपनी माँ से बहुत लगाव रखते थे, लेकिन उनके घर में जो है बिस्नाथ जी के यानी कि विश्वनाथ जी के छोटे भाई आ गए थे और छोटे भाई के जन्म लेने के कारण जो विश्वनाथ थे उनको माँ का दूध पीने का अवसर नहीं मिलता था और उनके छोटे भाई को जो है ये मौका दिया जाता था। तो विश्वनाथ जो है उनको बहुत बुरा लगता था ये वाली चीज और वो माँ से छूट नहीं पा रहे थे और घर वालों ने जो है गोबर का उपटन स्तनों पर लगाकर उनको जो है उसका कसैला स्वाद उसको दिलाया ताकि जो लेखक है विश्वनाथ है वो अपने आप जो है वो उनसे दूर हो जाए। तो इस प्रकार से एक छोटा सा अत्याचार उनके ऊपर देखने को मिलता है। तो उसके बाद गर्मी और लू से बचने के लिए उपायों का कुछ वर्णन देना है। क्या आप इन उपायों से परिचित हैं? तो हमें ये बताने की क्या क्या उपाय हैं। एक तो सबसे पहले जो प्याज जो है वो बांधा जाता है और ये ज्यादातर घरों में होता है। उसके बाद लू से बचने के लिए कच्चे आम का जो पन्ना है वो पिया जाता है। उसके बाद कच्चे आम को भूना जाता है, गुड़ और चीनी के साथ उसका शरबत पिया जाता था और उसे शरीर पर लगाया जाता है और उसे नहाया भी जाता है तो उससे आराम मिलता है। उसके बाद कच्चे आम को भूनकर या उबालकर सिर भी धोया जाता था और हम केवल प्याज के प्रयोग तथा आम पन्ना पीने वाले उपाय से परिचित है, अन्य विवरण हमारे द्वारा नहीं सुने गए हैं। बिल्कुल हमारे यहाँ पर या तो प्याज खाया जाता है या फिर आम, कच्चा आम जो है वो खाया जाता है लू से बचने के लिए। लेखक विश्वनाथ ने बिस्नाथ यानी कि विश्वनाथ ने किन आधारों पर अपनी माँ की तुलना बत्तख से की है? क्योंकि बत्तख जो है अंडे देने के बाद पानी में नहीं जाती है, जब तक उसके अंडे से बच्चे नहीं निकल जाते तब तक वो है उन्हें सेती है, उनका ध्यान रखती है और वे अंडों को अपने पंखों के बीच में रखती है ताकि वो उनकी सुरक्षा कर सके। उसके बाद इस तरह वे बच्चों को सबसे बचाकर रखती है। वो अपने अंडों तथा बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा सतर्कता के साथ कोमलता से काम लेती है। एक तरफ जहां वह सतर्क होती है वहीं दूसरी तरफ वो ये कोशिश करती है कि उसके अंडों तथा उनसे निकलने वाले बच्चों को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। ऐसे ही विश्वनाथ की माँ भी करती थी, वह अपने बच्चों को बहुत अच्छे से देखभाल करती थी, उसे अपना दूध पिलाती थी, उसे अपने साथ सुलाती है, उनका हर काम करती है। इसी कारण लेखक जो है उसने विश्वनाथ ने अपनी माँ की तुलना बत्तख से की है। अगला प्रश्न, बिस्कोहर में हुई बरसात का जो वर्णन विश्वनाथ ने किया है उसे अपने शब्दों में लिखो। उन्होंने बोला कि वहां पर बारिश सीधे नहीं होती, पहले बादल गड़गड़ाते हैं, घिरते हैं और दिन में अगर बादल आकाश में छा जाए तो लगता है मानो रात हो गई। कई बार ऐसा होता है कि जब बारिश का मौसम होता है और बादल जो है घिर आते हैं तो बिल्कुल रात जैसा माहौल हो जाता है और बारिश होने का स्वर तबला, मृदंग या सितार जैसा लगता है, लेकिन जब तेज होती है तो लगता है मानो दूर से घोड़े, इतनी जोर जोर से बादल गड़कते हैं ना कि मतलब दूर ऐसा लगता है कि जैसे घोड़े जो हैं वो दौड़ रहे हैं। और जब वो बारिश जो है ऊपर से लेकर नीचे गिरती है तो इतनी तेज गिरती है कि घोड़ों के चलने जैसी आवाज लगती है कि भाई घोड़े चल रहे हैं। और प्रत्येक स्थान को वर्षा भिगा देती है और एक दिन होकर वर्षा बंद नहीं होती, कई कई दिन तक होती रहती है। इसी कारण किसी मकान की छत उड़ जाती है तो कभी जमीन धंस जाती है, कभी नदी में बाढ़ आ जाती है। बहुत ही ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं जो है वहां पर आती हैं। और उसके बाद गांव के पशु पक्षी बरसात का मजा उठाते हुए वहां से भागते हुए दिखाई देते हैं। तो ये हमारा इसका प्रश्न ना। अगला है, फूल केवल गंध ही नहीं देते, दवा भी करते हैं, कैसे? बिल्कुल, लोगों का मानना है कि फूल अपने रंग तथा गंध के कारण पहचाने जाते हैं। लेखक इस बात को नकारता है, वह गंध की महत्व को स्वीकार करता है, लेकिन वो ये भी बोलता है कि इसे आंख में निचोड़ लेने से आंख की बीमारी जो है वो दूर हो जाती है। हमने पढ़ा था ना इसमें कि नीम के फूल चेचक के मरीज को ठीक करते हैं, बेर के फूलों को सूंघने मात्र से ही जो बर्रे ततैये के जो डंक है उनके खत्म हो जाते हैं। तो फूल जो है वो ना सिर्फ गंध से पहचाने जाते हैं बल्कि जो है वो जीवन में जो है जीवन देने का भी काम करते हैं, ऐसा भी होता है। उसके बाद प्रकृति सजीव नारी बन गई, इस कथन के संदर्भ में लेखक की प्रकृति, नारी और सौंदर्य संबंधी जो मान्यताएं हमें वो स्पष्ट करनी है। ठीक है, लेखक की प्रकृति, नारी और सौंदर्य संबंधी कुछ मान्यताएं, ये मान्यताएं आपस में गुथी हुई हैं। जब लेखक 10 बरस का था तो उसने एक स्त्री को देखा था, वो करीब उससे 10 साल बड़ी थी और उसका सौंदर्य बिल्कुल अद्भुत था। संतोषी भाई के घर के बाहर आंगन में एक जूही की जो लता है वो लगी हुई थी और उससे आने वाली सुगंध लेखक के प्राणों तक को महका जाती थी। मतलब उस जूही की लता की जो सुगंध है वो उस स्त्री के सुगंध के जैसी उनकी प्रतीत होती थी। लेखक चांदनी रात में लता पर खिले फूलों में जो चांदनी है वो उसको देखा करता था और उसे प्रतीत होता है मानो चांदनी जूही के फूलों में भी लता में उग आई हो। यहाँ लेखक प्रकृति को जूही, खुशबू,
लता और जो स्त्री है वो उसके रूप में देखता है। उसके लिए अलग अलग नहीं, ये सब बिल्कुल आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसके बाद है अगला, ऐसी कौन सी स्मृति है जिसके साथ लेखक को मृत्यु का बोध अजीब तौर से जुड़ा हुआ मिलता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम इसको स्टार मार्क करेंगे कि ऐसी कौन सी वाली स्मृति है। तो लेखक ने एक बार गांव में ठुमरी सुनी थी। उस ठुमरी यानी कि वहां पर गाए जाने वाले लोकगीत, उस ठुमरी को सुनकर लेखक को रोने का मन करने लगा। लेखक कहते हैं कि उस ठुमरी को सुनते समय उन्हें उस स्त्री की याद आती है जिसे उन्होंने अपनी मृत्यु की गोद में जो है गए पति की याद जो है उसके जो जुड़ी हुई है, उनको ऐसे में उस स्त्री की याद आती है। उसे बस प्रियतम से मिलने का इंतजार है और उनके प्रियतम हर रूप में उनके साथ है। इसी स्मृति को याद करके लेखक को जो मृत्यु का बोध जो है अजीब तौर से जुड़ा हुआ मिलता है। तो हमारा जो ये चैप्टर था बहुत ही ज्यादा अच्छा चैप्टर था, मजा आया पढ़कर। इसमें हमने प्रकृति के बारे में भी जाना। इस चैप्टर में हम लोगों ने हमने एक संबंधों के बारे में भी जाना, माँ से जुड़े संबंध भी जाने, थोड़ी सी ईर्ष्या भाव के बारे में भी जाना जो लेखक के मन में पैदा हुए। तो यहाँ पर जो हमारा ये अध्याय है वो हमारा खत्म होता है और इसी के साथ जो हमारा अगला जो हमारा अध्याय है बिस्कोहर की माटी, हमारा वो भी खत्म होता है। कल हम हमारी दूसरी पुस्तक का जो अंतिम अध्याय है हम वो पढ़ेंगे और उसके बाद जो हमारा पाठ्यक्रम है वो हमारा इसका हिंदी का खत्म हो जाएगा और फिर उसके बाद हम लोग सिर्फ हमारा अभ्यास करेंगे ताकि परीक्षा में जो है हमें किसी भी चीज में कोई भी दिक्कत ना आए। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहाँ पर खत्म होती है। जुड़े रहिए पढ़ लो इंडिया मंच के साथ। धन्यवाद।